एडमिशन मैंने करा दिया था। कन्फेशन के लिए आप सेक्शन 24 से लेके सेक्शन बेसिकली 30 तक आप देख सकते हो, कन्फेशन से डील करते हैं। जो सेक्शन 24 ये कहता है कि जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से किसी को अगर कन्फेशन दिया गया तो वो इररेलेवेंट रहेगा। तो अगर सेक्शन 24 अच्छे से पढ़ोगे तो इसको सेक्शन 163 CRPC के साथ भी पढ़ना होगा हमें, सेक्शन 316 CRPC के साथ भी पढ़ना होगा और सेक्शन 315 CRPC के साथ भी पढ़ना है। 163 CRPC, 163 CRPC ये कहता है कि पुलिस द्वारा कभी भी उसको थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट अक्यूज को कभी नहीं होगी अगर उससे कुछ चीज़ आपने पूछनी है, कन्फेशन लेना है या कुछ और इससे रिलेटेड IPC में ऑफेंस भी है जो इससे डील करते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो ऑफेंस माने जाते हैं। तो सेक्शन 24 बात करता है इररेलीवेंट कन्फेशंस की और सेक्शन 25 रेलिवेंट कन्फेशन की बात करता है, लेकिन वो इनएडमिसिबल होती है अगर सेक्शन 25 उस पे ऊपर लग जाता है तो। और 26 सेक्शन लगता है कि ऐसी जो कन्फेशन होती हैं जो रेलिवेंट होती हैं लेकिन इनएडमिसिबल होती है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर वो मैजिस्ट्रेट को दी गई है तो वो एडमिसिबल हो जाएगी। और सेक्शन 27 बात करता है कि कन्फेशन अगर आपने ड्यूरिंग कस्टडी में अक्यूज ने दी है, जैसे सेक्शन 25 और 26 उस पर लग रहा है, तो उससे अगर डिस्कवरी होती है तो डिस्कवरी जो भी होगी वो एडमिसिबल होगी सेक्शन 27 में। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सेक्शन 27 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर मेंस में आता है, इसमें 90% चांस होता है कि मेंस में आपको दिखेगा सेक्शन 27 जुडिशियल सर्विसेज के मेंस में। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 24 से शुरू करते हैं। देखिए ये जो बात करता है ना प्रॉमिस, थ्रेट और इंड्यूसमेंट की, ये किसके द्वारा आएगी? ये जरूरी नहीं है कि आप पुलिस के द्वारा आएगी, ऐसा नहीं है। पुलिस के द्वारा भी आ सकती है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो थ्रेट, प्रॉमिस और जो इंड्यूसमेंट आ सकती है प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। अब देखा जाए तो इसका असली में जो टेस्ट क्या है, आपने टेस्ट देखना है कि जो बंदा अथॉरिटी में है क्या वो अक्यूज्ड के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है प्रॉमिस के द्वारा, इंड्यूसमेंट के द्वारा, थ्रेट के द्वारा। और ये जरूरी नहीं है जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो, ये सरपंच के द्वारा भी हो सकती है अगर वो अथॉरिटी में है। तो विद रेफरेंस टू ये थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट कैसे होगा? विद रेफरेंस टू चार्ज, कि भाई तेरे पे मर्डर लग रहा है, हम तेरे पे छोटा कोई मुकदमा, कोई चार्ज छोटा बना देते हैं, तो तू ये बोल दे, स्टेटमेंट अपने अगेंस्ट दे दे। या उसमें अगर देखोगे अवॉइड एनी इवल ऑफ टेम्पोरल नेचर, मतलब ये है कि अगर तू ये मान ले तो कोई मटेरियल तेरे को इसका ये चीज़ हम फ़ायदा दे देंगे, तेरे को इतने लाख रुपया दे देंगे, तेरे को इतनी चीज़ें दे देंगे। ये ऐसा नहीं है कि भाई अगर तू कन्फेशन दे देगा तो तेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। स्पिरिचुअल नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आप उसको इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, थ्रेट नहीं मानोगे। हमें यहाँ पे देखना क्या है, मटेरियल चीज़ होनी चाहिए। आप पैसे के लिए उसको मना रहे हो, यार पैसा ले ले, और विद रिगार्ड टू उसी चार्ज से रिलेटेड, उसी ऑफेंस से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आप कुछ किसी और के लिए कह रहे हो कि भाई तू अगर ये तू दे देगा तो तेरा दोस्त तेरे को अच्छा समझेगा। वो विद रेफरेंस टू उसके रिलेशनशिप से डील हो रहा है। वो यहाँ पे उसको हम थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस सेक्शन 24 के पर्पज़ के लिए नहीं समझेंगे, हम इसके पर्पज़ के लिए उसी को समझेंगे जो विद रेफरेंस टू चार्ज, उसी चार्ज से रिलेटेड होगा कि मैं तेरी सज़ा कम करा दूंगा, मैं तेरा चार्ज छोटा लगवा दूंगा, मैं तेरी पैसा इतना दे दूंगा, मैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे प्रोसीडिंग फ्रॉम द पर्सन in authority and sufficient in opinion of the court to give the accused person ground which would appear to him reasonable for supposing that making it would gain any advantage। वो एडवांटेज मटेरियलिस्टिक एडवांटेज होनी चाहिए, स्पिरिचुअल एडवांटेज नहीं होनी चाहिए। और अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पेरल नेचर इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट, मतलब वो अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर, मतलब तेरे को केस से छुटवा देंगे
तेरे को केस से रफा दफा करवा देंगे, ऐसी वाली चीज़ें ये हमेशा प्रॉमिस, थ्रेट या इंड्यूसमेंट में आ सकती हैं। अगर वो उसको कहेंगे भाई तेरे को शांति मिल जाएगी, तेरे को भगवान मिल जाएगा, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस में नहीं आती हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नेचर की हैं। तो इसीलिए उस चीज़ों को ही हमने देखना है जो सेक्शन 24 में ये कहा गया है। तो पहला तो इन रेफरेंस टू जो प्रोसीडिंग के अगेंस्ट जो होंगी वो ही आएंगे। ऐसा नहीं कि तेरे को भाई उस ज़मीन का कुछ हम पैसा दे देंगे, उस ज़मीन जो तेरे पास वो ज़मीन है वो ज़मीन खो जाएगी यहाँ पे अगर तुम ना करेगा। तो ये उसी चार्ज से रेफरेंस से रिलेटेड है। तो उसी चार्ज, उसी प्रोसीडिंग से रिलेटेड होनी चाहिए चीज़ें, थ्रेट, प्रॉमिस जो आप इंड्यूसमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं किसी और से रिलेटेड, वो नहीं मानी जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग हमें देखना है। और क्योंकि सेक्शन 24 में अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस किया है और इससे अगर डिस्कवरी हो रही है, सेक्शन 27 वाली, क्योंकि अगर ये, क्योंकि 24 दोनों बातों पे लगता है, ड्यूरिंग कस्टडी और विदाउट कस्टडी। ये भी हो सकता है कि ये प्रॉमिस, थ्रेट और इंड्यूसमेंट जब आप कस्टडी में नहीं थे पुलिस ऑफिसर की तब भी आ सकता है। तो तब तो सेक्शन 27 लगेगा ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 27 ड्यूरिंग कस्टडी अक्यूज के ऊपर लगता है। और आप अगर अक्यूज्ड हो और आपने कस्टडी में नहीं थे तो तब तो सेक्शन 27 लगता ही नहीं। लेकिन अगर कस्टडी में थे और आपने थ्रेट, प्रॉमिस और वो दिया है और उससे डिस्कवरी हो रही है सेक्शन 27 में, रिकवरी हो रही है कोई, तो भी वो सेक्शन, वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से हिट कर जाएगी, तो वो इनएडमिसिबल होगी। क्योंकि सेक्शन 27 उसको एडमिसिबल करा रहा है, लेकिन उस पर ऊपर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 लग जाएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा बंदा जैसे सेक्शन 24 या 24 दोनों पे लगता है, ऐसा नहीं है कि ये बंदा कस्टडी में होगा। सेक्शन 24 में विदाउट कस्टडी में भी आपको प्रॉमिस, थ्रेट और इंड्यूसमेंट हो सकती है और विद इन कस्टडी में भी हो सकती है। ऐसे ही सेक्शन 24 वो बताता है, सेक्शन 25 बताता है कि आपने कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दी है। तो सेक्शन अगर पुलिस ऑफिसर को दी है तो वो भाई साहब रेलिवेंट है, इनएडमिसिबल मानी जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब आपने पुलिस ऑफिसर को वो कन्फेशन दी है आप कस्टडी में थे ही नहीं, या ये भी हो सकता है आप कस्टडी में है वो। अगर वो कस्टडी में है तो सेक्शन 27 लग जाएगा, अगर कस्टडी में नहीं थे तो सेक्शन 27 नहीं लगेगा। तो सेक्शन 27 इस बात पे लगता है कि आप कस्टडी में होने चाहिए और आप अक्यूज्ड होने चाहिए। तो सेक्शन 24 और 25 दोनों चीज़ों से डील करता है, कस्टडी और विदाउट कस्टडी। और जब विदाउट कस्टडी हो गए तो सेक्शन 27 में रिकवरी नहीं हो सकती। इवन दो आपसे रिकवरी, मान लो सेक्शन 24 और 25 आपने कस्टडी में नहीं थे, कस्टडी में नहीं हो, लेकिन आपसे थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट सेक्शन 24 का हुआ है, तो वो कन्फेशन जो होगी इररेलेवेंट होगी, इररेलेवेंट ही हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप कस्टडी में हो फिर भी वो इररेलेवेंट है, दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, अगर आप कस्टडी में होते हुए आप रिकवरी करा रहे हो तो रिकवरी तो हो सकती है, रिकवरी तो एडमिसिबल है सेक्शन 27 में, लेकिन वहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आ जाएगा, वो रिकवरी को इनएडमिसिबल कर देगा, क्योंकि आपने प्रॉमिस, थ्रेट और इंड्यूसमेंट से किया। अब आ जाओ सेक्शन 25 दोनों से डील करता है। आप कस्टडी में हो, आप कस्टडी में नहीं हो। लेकिन अगर आप कस्टडी में नहीं थे और आपने मान लो कोई ऐसी आपने मान लो कोई ऐसी स्टेटमेंट दी, कन्फेशन दिया है और कस्टडी में नहीं थे, पुलिस ऑफिसर को आपने कन्फेशन दिया है, तो वो रेलिवेंट है लेकिन एडमिसिबल नहीं है, तो वहाँ पे एडमिसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो वहाँ पे कस्टडी में हो और आपने कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर को दी है और आप कस्टडी में हो 25 में, तो 27 में अगर आप डिस्कवरी कराते हो तो वहाँ पे एडमिसिबल हो जाएगी। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। सेक्शन उसके बाद आता है सेक्शन 26 ये कहता है, 25 आपको मैंने पढ़ा दिया, 25 यही कहता है कि आपने पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन दोगे वो रेलिवेंट तो होगी लेकिन इनएडमिसिबल होगी। अब देखिए, कस्टम ऑफिसर क्या को पुलिस ऑफिसर मान सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25?
कस्टम ऑफिसर को कभी भी पुलिस ऑफिसर आप नहीं मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उसके पास पावर नहीं होती है इन्वेस्टिगेशन करने की। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रहता है, जिसके पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की उसी के ऊपर सेक्शन 25 लगेगा, उसी को हम पुलिस ऑफिसर समझेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25। तो ऐसे ही क्या एक्साइज ऑफिसर है जो, मान लो, क्या उसके पास पावर होती है इन्वेस्टिगेशन करने की? उसके पास पावर होती है, तो इसीलिए वहाँ पे सेक्शन 25 लग जाएगा। उसको हम एक्साइज ऑफिसर को फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25 पुलिस ऑफिसर माना जाता है। तो उसको कन्फेशन दी गई, रेलिवेंट तो है लेकिन इनएडमिसिबल नहीं है। लेकिन एक कहानी पे एडमिसिबल हो जाएगी, जब उससे आपने रिकवरी कराई है, तो वो एडमिसिबल कहाँ होगी? सेक्शन 27 में। अब आ जाओ सेक्शन 26। सेक्शन 26 ये कहता है कि अगर आप कस्टडी में, ये हमेशा यहाँ पे सेक्शन 27 होगा, 26 लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये कस्टडी की बात करता है। तो सेक्शन 26 की ये कहता है कि वाइल इन कस्टडी आपने कोई कन्फेशन स्टेटमेंट दी है, अगर तो वो इमीडिएट प्रेजेंस मजिस्ट्रेट के नहीं है तो वो रेलिवेंट तो होगी लेकिन इनएडमिसिबल होगी। लेकिन अगर उससे रिकवरी हो रही है तो वो सेक्शन 27 में डील होगी। और 27 ये कहता है कि वो रिकवरी आपकी वो रिकवरी आपकी एडमिसिबल होगी। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। तो सेक्शन 27 जो बात करता है प्रोवाइडेड, तो इसीलिए सेक्शन 27 है, ये एक्सेप्शन है 24, 25 और 26 की। 24 की एक्सेप्शन कब बनेगा? ये जब आप कस्टडी में हो। सेक्शन 25 की कब ये एक्सेप्शन बनेगा? जब आप कस्टडी में हो। तो सेक्शन 26 की तो हमेशा ये, उसके ऊपर तो हमेशा ही लगेगा, क्योंकि ये वो हमेशा कस्टडी की बात करता है। तो अब आ जाओ, क्योंकि सेक्शन 24 और 25 ये जरूरी नहीं है कि बंदा हमेशा कस्टडी में हो, ये जरूरी नहीं है। ये बात करता है कस्टडी और नॉन कस्टडी दोनों की। तो इसीलिए उस तरह से हमने देखनी है चीज़ें। तो मान लीजिए, अब आ जाओ सेक्शन 27 की बात करते हैं। तो सेक्शन 27 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पी कोटाया वर्सेस किंग एम्परर का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो आपने जरूर देखना है। वो ये कहता है कि इंफॉर्मेशन एक अक्यूज से निकली है जिससे एक डिस्कवरी हुई है, कि डिस्कवरी से एक ऑब्जेक्ट रिकवर हुआ है, और वो जो ऑब्जेक्ट रिकवर हुआ है वो अक्यूज्ड को ही पता था, इसीलिए वो रिकवरी जो होगी वो एडमिसिबल मानी जाएगी। लेकिन ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं होगा। इसके साथ अगर कोई और कॉर्बोरेटिंग फैक्ट्स हैं उसके अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो वो उसके अक्यूज्ड के अगेंस्ट पड़ी जाएगी, उसमें कन्विक्शन आपको हो सकती है। अब देखिए, क्योंकि अगर आपने इंफॉर्मेशन दी है पी कोटाया वर्सेस किंग एम्परर में, ये एक कस्टडी मीन्स, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कस्टडी दो तरह की होती है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। अब ये कौन सी कस्टडी की बात करता है? ये पुलिस कस्टडी की बात करेगा, क्योंकि कस्टडी तो उसी को मानेंगे ना जब आप पुलिस की कस्टडी में हो। तो पुलिस की कस्टडी पहले 15 दिन, अक्यूज्ड आज अरेस्ट हुआ है उसके पहले 15 दिन तक आप अक्यूज्ड से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोर्ट की परमिशन के साथ उसको पुलिस कस्टडी में ले सकते हो। अगर 15 दिन लैप्स हो गए, उसकी अरेस्ट के बाद के 15 दिन लैप्स हो गए, उसके बाद आप कभी भी पुलिस कस्टडी में बंदा नहीं ले सकते, उसको जुडिशियल कस्टडी में ही भेजना पड़ेगा। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? जब उसको तिहाड़ जेल भेजते हैं, एक ऐसी सेंट्रल जेल में भेज देते हैं जहाँ पे अच्छा खान पान उसको मिलता है, उससे कोई पुलिस का साथ जाके उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता विदाउट कोर्ट की परमिशन से। लेकिन जब वो पुलिस की कस्टडी में होता है अक्यूज्ड, तब उससे पुलिस अच्छे से पूछताछ कर सकती है, उसको ले जा सकती है कहीं पे जाके। अगर वो स्टेटमेंट ऐसी देता है कि भाई साहब मैंने ये कत्ल किया है, ये इवन दो इट्स अ रेलिवेंट बट इट इज़ नॉट बट इट इज़ नॉट एडमिसिबल। क्यों? क्योंकि अगर उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट देनी है तो वो हमेशा जज के पास ही जाएगा। जज कहाँ पे रिकॉर्ड करता है? 164 CRPC रेड विद 281 CRPC। तो वहाँ पे MM और JMM वो जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ पे आपने बंदा पकड़ा और अफेंस उसने दिल्ली में कर रखा था, पकड़ा हमने पंजाब में, तो पंजाब में अगर पकड़ा है तो अगर आप 24 घंटे में दिल्ली नहीं ले जा सकते तो यहाँ पे आपने ट्रांजिट रिमांड लगाना है।
यहाँ वाले मैजिस्ट्रेट के पास। अगर ट्रांजिट रिमांड लगाओगे तो वो अगर ट्रांजिट रिमांड आपको दे देता है तो आप उस ट्रांजिट रिमांड से अगर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप दिल्ली ले जा सकते हो, और दिल्ली ले जाके वहाँ पे आप इसकी अरेस्ट जो है अगर यहाँ से की है तो वहाँ पे दर्शा सकते हो, और कोर्ट आपसे पूछेगा भी 24 घंटे के बाद अगर टाइम हुआ और आपने ट्रांजिट रिमांड ले रखा है कंसर्न्ड कोर्ट से जहाँ से इसको अरेस्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे अगर अरेस्ट हो गया तो वहाँ से वो पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट के सामने रखेंगे, जनाब हमें इसकी पूछताछ करनी है और कुछ फैक्ट्स हैं जो यही बता सकता है, उसके लिए हमने इसको पुलिस कस्टडी में लेना चाहते हैं। तो पुलिस कस्टडी ये भी हो सकता है कि वो 14 दिन की लगाएं और कोर्ट की मर्जी है उसको 13 दिन की दे, 10 दिन की दे, 8 दिन की दे, 6 दिन की दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है मैजिस्ट्रेट के ऊपर, कंसर्न मैजिस्ट्रेट के ऊपर। तो अब मान लो यहाँ पे बंदे को अरेस्ट किया गया, ऑफेंस उसने दिल्ली किया था, पंजाब में अरेस्ट किया। अब क्या कन्फेशनल स्टेटमेंट जो उसने देना चाहता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? वो वहीं पे रिकॉर्ड होगी जहाँ पे एक्चुअल में उसने ऑफेंस किया। लेकिन 164 जो विटनेस का वो कहीं पे भी रिकॉर्ड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे वो मैजिस्ट्रेट की जो जुरिडिक्शन थी उस ऑफेंस के लिए वहाँ पे हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट वहीं होगी जहाँ पे उस बंदे ने ऑफेंस किया उस मैजिस्ट्रेट के सामने, और 164 रेड विद 281 से होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले तो मेमोरेंडम बनेगा 164 में, 164 CRPC में। कैसे भाई? ये कन्फेशन तेरे अगेंस्ट पढ़ सकते। कन्फेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बताना भूल गया, सॉरी। कन्फेशन का मतलब होता है कि मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने ये ऑफेंस किया है। एक तो ये तरीका हो सकता है, या मैंने कुछ फैक्ट्स एडमिट किए हैं और उनको क्लब किया जाए फैक्ट्स को, तो ये समझा जाएगा कि इसने कोई ऑफेंस को एडमिट कर रहा है। सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे एडमिट कर रहे हैं जिससे ये इम्प्लिसिट पता लग रहा है कि इसने बंदे ने कोई ऑफेंस को एडमिट कर रहा है। वो उसके लिए आप पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल का केस देख सकते हो, जिसमें लॉर्ड एटकिन ने ये कहा था ये जरूरी नहीं है कि आप एक एडमिट कर रहे हो कि ये ऑफेंस मैंने किया, उसी को कन्फेशन कहते हैं, उसको तो कहते हैं। उसके साथ ऐसे फैक्ट्स जैसे इट इज एन एडमिशन ऑफ सच फैक्ट्स विच एज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हो सकते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूट करके एक आप ऑफेंस का पता चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए कन्फेशन होगी आपकी और किस तरह से आपने देखनी है। अब मान लो एक बंदे ने यहाँ पे ऑफेंस किया, पंजाब में ऑफेंस करके भागता भागता जज के सामने चला गया, जनाब मैंने ये ऑफेंस किया है और मैं सजा दूँ। अब देखिए अगर आप 164 देखोगे तो वो बताता है कन्फेशन किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है उस केस की, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती तब तक मैजिस्ट्रेट उसकी कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकता। अब यहाँ पे ऑफेंस किया, ऑफेंस जाके सीधा मैजिस्ट्रेट के सामने चला गया, जनाब मैंने ये ऑफेंस किया है। अब क्या मैजिस्ट्रेट उसकी कन्फेशन लेगा? नहीं लेगा। पहले कंसर्न्ड थाने के ऑफिसर को बुलाएगा, जिसको आईओ जो अपॉइंट होगा उसकी FIR होगी, FIR के बाद अब FIR होगी, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अब मैजिस्ट्रेट उसकी कन्फेशन ले सकता है, अंदर लेके जाएगा, मेमोरेंडम तैयार करेगा, भाई ये तेरे अगेंस्ट यूज हो सकती है, क्या तुम्हें कोई थ्रेट तो नहीं है, क्या तुम्हारे साथ किसी ने प्रॉमिस तो नहीं की, क्या कोई इंड्यूसमेंट तो नहीं है तुम्हें, ये तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकती है इस केस के लिए, और क्या तुमने अपनी मर्जी से बिना कर रहे हो, वो बताएगा सारी। अगर वो सारी चीज़ें यस करे तो उससे साइन ले लेगा और उसको जुडिशियल कन्फेशन मानेंगे। अब सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस भी उसके ऊपर लग जाएगा। वो ये कहेगा कि इस डॉक्यूमेंट को हम एक शेल प्रजम्पशन से मानेंगे कि अच्छा डॉक्यूमेंट बना हुआ है और इसकी जो कन्फेशन है 164 281 CRPC के अधीन हुई है और इसमें ये अच्छी कन्फेशन है, मतलब ये अच्छा डॉक्यूमेंट बना हुआ है और ये अगर कोर्ट ने बनाया तो, और वो जुडिशियल कन्फेशन है। तो ये भी हो सकता है कन्फेशन बंदे ने यहाँ पे ऑफेंस किया। आईओ किस रैंक का होता है? आईओ किसी भी रैंक का हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये डिपेंड करता है कंसर्न्ड उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि उस थाने में कितने बंदे हैं, और किसी को भी आईओ बना सकते हैं। जनरली मर्डर केसेस में जो होते हैं वो इंस्पेक्टर लेवल के आईओज होते हैं, जरूरी नहीं है। कुछ
चीज़ों के लिए वो किसी और को भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब जब इमरजेंसी लगी थी और 1984 में अगर देखोगे पंजाब में हेड कांस्टेबल भी को भी आईओ बना दिया गया था। तो ज़रूरी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलता काम। अब देखिए, मान लो बंदे ने यहाँ पे ऑफेंस कर दिया, अब उसका आईओ अपॉइंट हो गया, आईओ उसकी छानबीन कर रहा है, छानबीन करके उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके अब क्योंकि उससे डिस्कवरी स्टेटमेंट लेनी है, वो बता रहा है कि भाई मैं, क्योंकि अभी 24 घंटे के पहले पहले आपने सेक्शन 57 और 167 सीआरपीसी का ये कहता है कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने बंदा प्रेजेंट करना है। कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया अरेस्ट करके। अब आपने पीसी लेना चाहते हो, पीसी पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी एक ही चीज़ होती है। अब वो बंदे को पुलिस कस्टडी दे दी 4 दिन की, आप लेके गए, उससे पूछताछ की, उसने बताया कि यार वहाँ पे मैंने चीज़ छुपा रखी है जिससे मैंने इसका ऑफेंस किया है, जिससे मैंने इसका कत्ल किया है। आपके साथ गए और वो देखा ऑब्जेक्ट जो था वो ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ था, वहाँ से निकाला। और वहाँ पे निकालने से पहले अच्छी जो डिस्कवरी जो होती है वो इस तरह से होती है, पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जाते हैं और 2 विटनेस साथ लेके जाते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस, या फिर मौके पे जहाँ पे जो लोकेलिटी के जो 2 विटनेस होते हैं उनको बुलाते हैं, वो उनके साथ विटनेस बनते हैं और अक्यूज जब वो चीज़ उनको बताता है कि यहाँ पे है, वहाँ से निकालते हैं और को विटनेस के साइन होते हैं इंडिपेंडेंट विटनेस के, वो एक अच्छी डिस्कवरी मानी जाती है। पहला ऑब्जेक्ट जहाँ पे फाइंड आउट किया है और अक्यूज्ड के कहने पे फाइंड आउट हुआ है, वो ओपन प्लेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्कवर का मतलब उसी की इंफॉर्मेशन से डिस्कवर होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि प्लेस ऐसी हो कि वो ओपनली प्लेस हो, और लेकिन वो आम बंदे की पहुंच से कहीं पर बाहर होती है, तो वहाँ से भी अगर आपको ऑब्जेक्ट अक्यूज्ड ने डिस्कवर करा रहा है, वो भी एडमिसिबल माना जाएगा। जनरली ये चीज़ हमें प्रैक्टिकल, अगर आप कोर्टों में जाओगे तब देखोगे इस चीज़ों को। तो पी कोटाया वर्सेस किंग एम्परर आपने पढ़ना खुद से, अच्छी जजमेंट है, तो ये आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगी। और सेक्शन 27 को प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सक्लूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एक इंफॉर्मेशन देते हो और इन्फॉर्मेशन देने से एक डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी क्या कि एक फैक्ट डिस्कवर्ड होता है, एक रिकवरी होती है, वेपन की डिस्कवरी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, और वो उस ऑफेंस जो अक्यूज ने किया है उसमें उस चीज़ का यूज़ किया गया, या उस वेपन या जो भी चीज़ डिस्कवर हुई है उस ऑफेंस के लिए वो इर्द गिर्द वो घूम रही है उस ऑफेंस के साथ, तो वो उस ऑफेंस करने के लिए इम्पोर्टेंट थी, या उसमें यूज़ की गई है, या फिर वो उसके द्वारा अक्यूज के द्वारा वो वहाँ पे जब था तो वो उसके पास थी लेकिन बाद में उसने फेंक दी थी, या उसमें गाड़ दी थी कहीं पे, यहाँ पे वो निकाली गई है, तो इसीलिए वहाँ पे। और प्रिंसिपल एक्सक्लूजन मतलब ये डिस्कवरी ही एडमिसिबल होगी, ऐसा नहीं मान लो अक्यूज कहता है कस्टडी में कि जनाब मैंने उसका कत्ल किया, क्या ये सेक्शन 27 में फॉल करेगी स्टेटमेंट? नहीं करेगी। दूसरा उसने कहा कि ये मैंने AK-47 के साथ इसको बंदे को मारा है, क्या ये सेक्शन 27 में डील करेगी? रेलिवेंट एडमिसिबल है? नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैंने वहाँ पे छुपाया है वेपन, ये रेलिवेंट है और एडमिसिबल है। और अगर उससे इंफॉर्मेशन से अगर पुलिस उसको वहाँ पे लेके जाती है और वहाँ से चीज़ मिलती है, तो वो वहाँ से वो चीज़ एडमिसिबल होगी, और उसका पहले डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ली जाएगी उसकी अक्यूज्ड की। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद एक रिकवरी मेमो बनेगा। रिकवरी मेमो मतलब रिकवरी हुई है तो उसके बाद ये कोर्ट के सामने आप जब उसकी चार्जशीट फाइल होगी अक्यूज्ड की तो उसको लेके आ सकते हो। और डिस्कवरी स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट, दैट इज अ स्टेटमेंट मेड फर्स्ट एंड देयर अपॉन द स्टेटमेंट कन्फर्म्ड टू बी ट्रू बाय सब्सिक्वेंट फाइंडिंग ऑफ दैट फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। अब देखिए
इसको क्या कहते हैं, डिस्कवरी स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन द कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट। अब वो कंफर्मेशन कैसे होगी, जब वो आपकी उस डिस्कवरी से रिकवरी हुई। तो डिस्कवरी और रिकवरी में क्या फर्क है, डिस्कवरी ये है कि उसने स्टेटमेंट दी है डिस्कवरी की, उससे डिस्कवर हो रही चीज क्या, एक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या, जिससे एक रिकवरी हो रही है। तो इस तरह से चीजें आपने देखनी है। अब देखिए, ये भी तो हो सकता है कि एक बंदे ने क्योंकि सेक्शन 27 बात करता है, पहले तो बंदा अक्यूज होना चाहिए, दूसरा वो कस्टडी में होना चाहिए, पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में नहीं, पुलिस कस्टडी में। दो, तीसरा वो कन्फेशनल स्टेटमेंट देना चाहिए, दे तीनों चीजों के बाद उससे रिकवरी हो, तो वो जो रिकवरी है सेक्शन 27 में एडमिसिबल मानी जाएगी। लेकिन मान लो अक्यूज्ड कस्टडी में भी है और वो अक्यूज्ड भी है, लेकिन उसने नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है। नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट कोई ऐसे इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट बताए हैं जिससे रिकवरी हो रही है। अब देखिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट से रिकवरी नहीं हो रही है, रिकवरी किससे हो रही है, एक ऐसे फैक्ट से जो एक्चुअल में कन्फेशन नहीं है, कुछ और इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट है, हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वहां से अगर रिकवरी हो रही है तो वो सेक्शन 27 में तो फॉल नहीं करेगी, क्योंकि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है। तो वो कहाँ फॉल करेगी, वो फॉल करेगी स्टेटमेंट 161 CRPC में। एक सिंपल स्टेटमेंट उसको मानेंगे, और अगर 161 CRPC उस पर लगेगा तो वो उसके ऊपर 162 CRPC भी लगेगा, क्योंकि आपने एज अ अक्यूज्ड एक स्टेटमेंट दी है और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, और वो 161 ही माना जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो 161 CRPC ही माना जाता है। वो ऑरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। मान लो ये रिटर्न में है, ऑरल थी और उसको रिटर्न में लिख लिया आईओ साहब ने, और 162 उस पर लगेगा। 162 ये कहता है कि आप अगर कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस आ रखा है, आपने एग्जामिन करना है प्रोसिक्यूशन विटनेस का, जो अक्यूज्ड की अगेंस्ट बोलेगा, उसकी स्टेटमेंट को एज अ कॉन्ट्राडिक्शन डिफेंस यूज कर सकता है। ये 162 कहता है, ये रूल है। लेकिन यहां पे अक्यूज्ड को क्या आप प्रोसिक्यूशन विटनेस बना सकते हो कि वो प्रोसिक्यूशन की फेवर करे, अपने अगेंस्ट फेवर करे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 162 का क्लॉज 2 वहां पे लगेगा। वो ये कहेगा कि हम ऐसी स्टेटमेंट्स जो इवन दो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स नहीं है, फिर भी सेक्शन 27 के साथ डील करेंगी, वो 162 को हिट नहीं करेंगी। वो सेक्शन 27 में जाके उनकी जो डिस्कवरी है, रिकवरी है, रेलिवेंट, एडमिसिबल मानी जाएगी। तो समझ आ गई आपको? नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी अगर रिकवरी होती है तो वो 161 में फॉल करती है, 161 से 162 में फॉल करती है। 162 का क्लॉज 2 लग जाता है CRPC का, तो वहीं पे सेक्शन 27 की बात हो जाती है। तो वहां पे भी वो रिकवरी एडमिसिबल सेक्शन 27 को हो जाती है, क्योंकि 162 का क्लॉज 2 उसको रोकता नहीं है ऐसी स्टेटमेंट को। तो इसलिए हमने उस स्टेटमेंट्स को भी देखना है। तो आपको ये पता चल गया है कि सेक्शन कन्फेशन और जुडिशियल भी होती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल भी कन्फेशन होती है। जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जब आप जेएमएम को देते हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देते हो, वो 164 में रिकॉर्ड होती है, जिसको 281 CRPC के साथ देखेंगे। अगर मान लो, और वो रेलिवेंट एडमिसिबल मानेंगे, क्योंकि वो एक सही तरीके से उसको आपने जो है रिकॉर्ड किया है। उसके ऊपर सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट का भी लगेगा। वो ये कहेगा वो डॉक्यूमेंट जो बनाया है जिसमें आपने कन्फेशन स्टेटमेंट दी है, उसको शेल प्रजम्पशन से साथ डॉक्यूमेंट को डील किया गया कि वो डॉक्यूमेंट एक अच्छे तरीके से बना हुआ है। शेल प्रज्यूम मतलब अगर मान लो उसको ये आपने डिसप्रूव करना कि ये अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं, ये मेरे अगेंस्ट आप यूज नहीं कर सकते। मान लो अक्यूज ने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी, अब उससे रिट्रैक्ट कर रहा है, रिट्रैक्ट मतलब उससे मुकर रहा है। मुकरेगा कब? पहले तो कौन सी स्टेज होगी? वो होगी स्टेज 313 की। 313 क्या होता है? CRPC, जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस आ जाते हैं
उसके बाद वो विटनेस जो भी उसके अगेंस्ट होते हैं, वो 313 की स्टेटमेंट होती है अक्यूज की, और अक्यूज से कहा जाता है भाई साहब ये तुम्हारे अगेंस्ट फैक्ट है, इसमें तुम्हारा क्या कहना है। तो वो अपना जो है वर्जन बताता है कोर्ट को। अगर वो वर्जन में ये बताता है कि यार, उसको ये भी बताया जाएगा तूने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी, बता इसके बारे में। और 313 की जब वो स्टेटमेंट उससे ली गई अक्यूज से, अक्यूज ने कहा कि ये स्टेटमेंट भाई साहब मैंने नहीं दी, या उस पर उसने एफिडेविट फाइल कर दिया कि मेरा तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है ही नहीं है। तो कोर्ट ये कहेगी ये आपकी रिट्रैक्टेड कन्फेशन है। रिट्रैक्टेड मतलब आप इसे मुकर रहे हो आउट राइटली, ऐसा नहीं है कि ये अब आपके अगेंस्ट पढ़ी नहीं जाएगी। अगर कोर्ट को लगता है कि ये अब वैसे ही मुकर रहा है, तो कोर्ट बाकी सर्कमस्टांसेस को साथ अटैच करके कोर्ट उस ट्रुथ को फाइंड आउट करेगा कि क्या ये मुकर रहा है या एक्चुअल में उसने नहीं दी थी। अगर वो मुकर रहा है, मान लो, क्योंकि जुडिशियल कन्फेशन है तो उससे लिए तो मुकरेगा ही नहीं, क्योंकि वो जज ने ली है, और उसमें मेमोरेंडम भी 164 में हुआ है, उससे सारी पूछताछ हुई थी क्या ये तुम्हारे अगेंस्ट पढ़ी जाएगी, सारे जो फैक्ट्स हैं 164 वाले वो देखेंगे हो गए हैं, तो उससे तो मुकर नहीं सकता। लेकिन अगर वो फिर भी मुकर रहा है तो कोर्ट फिर भी अगर अदर कॉर्पोरेटिव एविडेंस उसके अगेंस्ट है तो उसके अगेंस्ट ही पड़ी जाएगी, उसका कन्विक्शन उस बेसिस पे हो सकता है अगर अदर फैक्ट उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो नॉन, मान लो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, किसी और को दी है, अपने फ्रेंड को दी है, कि भाई को दी है, या पुलिस ऑफिसर को दी, पुलिस ऑफिसर को भी दोगे तो वो भी तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, लेकिन उस केस में अगर वो मुकर रहा है, मैंने तो ये दी नहीं, अब उस केस में ऐसा नहीं है आउटराइटली कोर्ट मान लेगा कि मुकर गया या नहीं, बाकी फैक्ट्स को एग्जामिन करेगा। बाकी अगर फैक्ट्स उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, उसके एविडेंस अगेंस्ट हैं, तो वो कन्फेशन भी उसके अगेंस्ट पढ़ी जाएगी। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। तो इसके लिए आपने जो केस लॉ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आप थोड़े थोड़े देख लीजिए। और एक केस में ये बोला गया था, तो सेक्शन 27 है जो ये बात करता है कि आप मान लो कन्फेशनल स्टेटमेंट है और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है, दोनों से बात करता है। तो कि एक तो आप कस्टडी में हो, एक कस्टडी में नहीं हो। तो एक केस में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय 1960 सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया जिसमें ये कहा गया कि सेक्शन 27 कस्टडी की बात करता है, नॉन कस्टडी की बात ही नहीं करता। तो ये रीजनेबल, ये क्लासिफिकेशन जो करा हुआ है सेक्शन 27 में, ये गलत क्लासिफिकेशन है। और वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हमें इस चीज़ को देखना नहीं है, ये लेजिस्लेटिव इंटेंट है, किसी भी तरीके से उन्होंने अगर पॉलिसी बनाई है तो ये उनका काम है, हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय में ये कहा था कि डिस्कवरी अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट से कस्टडी में होती है, और अगर आप कस्टडी में नहीं थे, अगर उन पे ये स्टेटमेंट नहीं लग रही, तो ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। तो इसको कोर्ट ने नहीं माना था। उसके बाद रिट्रैक्टेड कन्फेशन में आपने दो केस देख लीजिए। एक तो मैंने बताया था कि एफिडेविट बंदा फाइल कर रहा है कि मेरी ये कन्फेशन स्टेटमेंट है ही नहीं है, फिर भी आप उस कन्फेशन स्टेटमेंट को अक्यूज्ड की मान सकते हो अगर अदर फैक्ट्स उसके अगेंस्ट है, अगर कॉर्पोरेटिंग फैक्ट्स उसके अगेंस्ट है। तो भरत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1974 सुप्रीम कोर्ट उस केस से डील करता है। और ये एक केस में कोर्ट ने ये कहा था कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन भी गुड पीस ऑफ एविडेंस है अगर बाकी फैक्ट्स उसके अगेंस्ट अक्यूज्ड के माने जाते हैं। तो उसको प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ असम एक केस है, वो आप देख सकते हो। अब मान लीजिए एक केस ऐसा है जिसमें अक्यूज्ड कस्टडी में है और उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, और उसने कहा कि मैं जो AK-47 जिससे मैंने कत्ल किया है वो मैं रिकवर करा सकता हूँ। तो पुलिस कहती है चलो ठीक है, उसका डिस्क्लोजर लिखा और डिस्क्लोजर लिख के उसको ले गए मौके पे, और उसने अपने घर की घंटी बजाई और अपनी वाइफ को कहा कि वो AK-47 लाना यार, मैंने जिससे वो बंदा मारा था।
वो अंदर गई घर पे और AK-47 उठा के ले आई। तो क्या ये जो AK-47 रिकवर हुई है, क्या ये एडमिसिबल है सेक्शन 27 में? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी ये फैक्ट के बारे में उसकी वाइफ को पता था, और ये डिस्कवरी उसकी इंफॉर्मेशन से नहीं हुई है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी वाइफ को पता थी इंफॉर्मेशन। ये इसका मतलब सेक्शन 27 उसी डिस्कवरीज के ऊपर लगता है जो डिस्कवरीज, जो रिकवरी सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड की स्टेटमेंट से होती हैं, जिस रिकवरी के बारे में किसी और को नहीं पता था। मान लो को अक्यूज्ड है, दो अक्यूज ने साइमल्टेनियसली एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी और जिससे रिकवरी हो गई, तो क्या कोर्ट इस रिकवरी को मानेगा? पहले तो कोर्ट ये देखेगा कि पुलिस ने कौन सा ऐसा मैकेनिज्म यूज़ किया था कि ये साइमल्टेनियसली जो है स्टेटमेंट दी गई थी। क्योंकि स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि जनरली एक बंदे की स्टेटमेंट को के साथ ही रिकवरी होती है। अगर दो मिल के कर रहे हैं तो इसका मतलब लोचा हो सकता है। ये हो सकता है कि दोनों की पुलिस ऑफिसर जो होंगे, जो प्रोसिक्यूशन होगा, वो प्रूव करेगा कि ये स्टेटमेंट हमने साइमल्टेनियसली ली थी और कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया था साइमल्टेनियसली स्टेटमेंट लेने के लिए। अगर वो प्रूव कर देते हैं तो अगर उनसे दोनों से एक रिकवरी होती है, वो दोनों के अगेंस्ट बोली जाएगी, वो दोनों के अगेंस्ट डिस्कवरी मानी जाएगी सेक्शन 27 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने उस तरह से देखना है। और एक केस है स्टेट ऑफ MP वर्सेस पल्टन मल्ला। इसमें ये कहा है कि जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में कि एविडेंशियरी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है, इसके प्रूफ में फ़र्क है। प्रूफ कैसे फ़र्क है? क्योंकि जुडिशियल कन्फेशन के साथ सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट लगता है, उस डॉक्यूमेंट को हम शेल प्रिज्यूम करेंगे कि ये एक बढ़िया डॉक्यूमेंट है और उसको कोर्ट आउटराइटली मानेगा। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में, जिसमें आपने फ्रेंड को कन्फेशन दी थी और उस फ्रेंड एज अ विटनेस आ रहा है और वो प्रूव कर रहा है उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट, उस स्टेज में आपने प्रूफ जो उस जो है देने हैं वो स्ट्रांग होंगे कि वो क्योंकि वो जो स्टेटमेंट होगी वो 161 वाली स्टेटमेंट मानी जाएगी, उसके साथ 162 लगेगा। 162 अगर लगेगा तो वो एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस आ रखा है बंदा, क्योंकि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट अक्यूज्ड की प्रूव करने आया, तो वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है। प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर आया तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन पर्पस के लिए डिफेंस उसको यूज़ कर सकता है। तो डिफेंस उसको क्रॉस भी करेगा, अक्यूज उसको क्रॉस करेगा, भाई मैंने नहीं दी थी, ये है वो है, उससे काफ़ी क्वेश्चन करेगा। अगर वो वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी निकलती है तो उसको कॉर्पोरेटिव वैल्यू 157 एविडेंस एक्ट के लिए मानी जाएगी। तो उस तरह से चीज़ें देखनी है आपने। और जो मैंने बताया था कि अब मान लो को अक्यूज्ड है, दो अक्यूज्ड हैं एक केस में, और एक अक्यूज ने ये कहा कि भाई साहब मैंने और मिस्टर ए ने, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी, मैंने और बी ने मिलके वहाँ पे ऑफेंस किया था और वहाँ पे जो है हमने ये गलत काम किए हैं जो भी उस ऑफेंस से रिलेटेड है। उसके बाद ये बंदा रिट्रैक्ट हो गया, मैंने तो कन्फेशन दी नहीं है। क्या ये कन्फेशन दोनों के लिए वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। वो ही रूल लगता है जो एक बंदा कन्फेशन देता है और रिट्रैक्शन का जो उसके ऊपर रूल लगता है। तो देखा जाए उसके ऊपर आप केस देख लीजिए, परमानंद पेगू वर्सेस स्टेट ऑफ असम, क्योंकि उसका एक रूल है सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला रूल ये है कि अगर दो अक्यूज्ड हैं और वो एक दूसरे के अगेंस्ट कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो रेलिवेंट और एडमिसिबल तभी मानेंगे जब उनकी ट्रायल ज्वाइंट होगी। ट्रायल ज्वाइंट कहाँ होती है? CRPC सेक्शन 223 में, 223 में। और वहाँ पे जो पहला ए ने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, जिसने उसने अपना भी और बी का भी नाम लिया है, वहाँ पे ए जब कन्फेशनल स्टेटमेंट वो जब उसको देखेंगे तो बी के पास उसको क्रॉस करने का राइट रहेगा। अगर उसके पास क्रॉस करने का राइट नहीं था, उससे पहले बी की डेथ होगी, तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट नहीं बोली जा सकती थी, क्योंकि वैसे तो अदरवाइज उसकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी CRPC ये कहती है कि वो ऑफेंस है जो उसके जो घर वाले हैं वो भी आके प्रूव कर सकते हैं उसको इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तो वो क्योंकि वो मरे गिल्टी तरीके से ना मरे, तो उसके लिए CRPC में प्रोविज़न है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सेक्शन 27 जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसमें 27 में कई चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। और मैंने बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन से बात करता है, और इसमें जो AK-47 वाला जो केस मैंने बताया था वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिराज अहमद, निसार अहमद एंड अदर्स 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए एक लीडिंग केस है, वो आप जरूर देखें। मोहम्मद इनातुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी सेक्शन 27 के रिगार्डिंग। उन्होंने ये कहा था कि 3 चीज़ें आपने देखनी है, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कंसर्न होगा, जो ट्रायल कर रहा है, वो 3 चीज़ें देखेगा। क्या क्या? एक तो सेक्शन 27 में जो फैक्ट हैं उसमें से जो मेंटल नॉलेज है कि ये जो डिस्कवरी है वो सिर्फ अक्यूज्ड को ही पता होनी चाहिए। ये मेंटल नॉलेज सिर्फ उसी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी और को भी उसकी नॉलेज थी कि वहाँ पे एक फैक्ट पड़ा हुआ है। सर प्लीज़ रिपीट नेम ऑफ द केस। हाँ जी, मोहम्मद इनातुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं कोई बात नहीं, मैं जब ये अपलोड करूँगा तो इसमें मैंने नीचे लिखूँगा, आप वहाँ से आप देख सकते हो। जजमेंट डिलीवर्ड की थी इसमें रंजीत सिंह सरकारिया जस्टिस ने 1976 सुप्रीम कोर्ट। पहला, मेंटल नॉलेज ये अक्यूज्ड की ही थी जिससे ये डिस्कवरी हुई है। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट फाउंड हुआ है वो उसी की स्टेटमेंट से हुआ है। पहला मेंटल नॉलेज, उसके बाद उसकी जो मेंटल नॉलेज से उसने एक स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट से ही रिकवरी हुई है। ये 2 चीज़ें, पहला मेंटल नॉलेज ये वाला कि उसी को मेंटल नॉलेज थी, दूसरा उसने स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट से डिस्कवरी हुई है। थर्ड, ये जो प्लेस से डिस्कवरी हुई है ये हिडन प्लेस थी। हिडन कैसे? ये आम आदमी की पहुंच से बाहर थी, या आम ये भी हो सकता है ओपन प्लेस हो, लेकिन वो हिडन नहीं थी। तो इस तरह से देखने हैं। तो ज्वाइंट डिस्क्लोजर भी मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइंट डिस्क्लोजर से भी डिस्कवरी हो सकती है और दोनों के अगेंस्ट प्रूव हो सकती है अगर वो साइमल्टेनियसली प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है कि साइमल्टेनियसली ही हमने ली थी स्टेटमेंट। तो इस तरह से देखना आपने। तो उसके बाद एक केस है निसार खान आलिया गुड्डू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अक्यूज ने जो मर्डर वेपन था वो हाइड करके रखा था। एससी हेल्ड दैट प्लेस में बी ओपन बट दिस इज नॉट रिकवर्ड बाय ऑर्डिनरी मीन्स। प्लेस ओपन हो सकती है लेकिन आपने जो डिस्कवरी करानी है, रिकवरी करानी है जिस वेपन की, वो